जब से होश हम लोगों ने संभाला, मनोरंजन के रूप में बिरहा का ही दर्शन हुआ। सब जनता बहुत जुटती थी, सब लोग लाठी लेकर आते थे। खूब चमक दमक के बिरजू गाए, लेकिन जब दादा गाते थे तो वो बहुत ज़्यादा तो समझ में आता नहीं था हम लोगों को। लेकिन जनता एक एक शब्द पर उनके इतना हंसती थी, इतना मजा लोग लेते थे। पढ़ाई के साथ गाने का तालमेल कैसे था आपको? एक गोल बन गई थी ना 10-15 लोगों की, 4-5 किलोमीटर के अंदर कहीं भी होता था तो हम लोग चले जाते थे। कैसे लगते थे राम जी? तो वो इतना बढ़िया गाना गाए, लग रहा था कि आदमी के आंख से आंसू निकल जाए। कंधारी कैसा व्यवहार आपके साथ, क्या बातें होती थी? किसी के साथ गा रहे थे तो उसने कहा कि पंधारी गैया भैंसिया चरावत तोरे बस कनाई है, बिरहा उरहा गा। क्या ऐसा आपको लगता है कि बिरहा ने पुराने जमाने में कोई सामाजिक भूमिका निभाई थी? मैं पुराने बिरहियों के बारे में तो नहीं जानता कि वे जब आपस में मिलते थे या कोई जब उनसे पूछता था उनकी गायकी के बारे में तो वे क्या कहते थे। लेकिन जितने जीवित लोगों से मैं मिल सका हूँ, उनमें से अधिकतम ने यही कहा है कि एकाध जगह को छोड़कर उन्होंने ऐसा झंडा गाड़ा कि हर जगह वो लहराता हुआ चला आ रहा है और वे ही सर्वश्रेष्ठ गवैये के रूप में ख्यात हैं। इसका एक परिणाम यह भी होता है कि दूसरे लोगों की कला को लेकर उसके मन में कोई आदर भाव नहीं रहता, भले ही वह मिलने जुलने पर उनको सम्मान देता हो। लेकिन गायकों की जो आपस में एक दूसरे को सराहने की खूबी होती है, जो स्वाभाविक तौर पर सभी व्यक्तियों में होती ही है, लेकिन वह गायकों में, बिरहा गायकों में ख़ास तौर से नहीं दिखती है। इसलिए ज़्यादातर बिरहा गायकों का आपस का व्यवहार अपमान से भरा हुआ होता है, वे उनको सहज सम्मान नहीं दे पाते। जिस तरीके से गायक अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनते हैं, तो कोई अगर बहुत अच्छा श्रोता कभी उनको मिल जाता जिसने सैकड़ों लोगों का बिरहा सुना होता है, कई पीढ़ियों के गायकों को सुना होता है, तो वह तुरंत उनको हरखते हुए कहता है कि भाई नन्ना के आगे नन्यौरे बखान मत करो, हम जानते हैं तुम कितने पानी में हो और कौन कितने पानी में था। यह कौन कितने पानी में था जानने के लिए बिरहा जगत में रमना बहुत ज़रूरी होता है, और ऐसे ढेरों लोग अभी हैं लेकिन हम उनको खोज नहीं पा रहे हैं। फिलहाल जिस एक व्यक्ति को हम खोज पाए हैं अभी, उनका नाम है लालजी सिंह यादव, जो गाज़ीपुर ज़िले के रहने वाले हैं। उनके बारे में बहुत सारी तफसीलें उनसे हम खुद ही सुनेंगे। लालजी सिंह यादव कृषि विभाग में इंजीनियर रहे हैं और वे बिरहा के बहुत बड़े रसिया हैं। अभी जब उन्होंने मुझसे मेरी जन्मतिथि पूछी तो उन्होंने कहा कि जब आप पैदा हुए थे तब से मैं बिरहा सुन रहा हूँ। तो आप सुन लीजिए कि मैं बिरहा की कई पीढ़ियों से वाकिफ़ हूँ, लेकिन लालजी सिंह यादव कुछ और लोगों से वाकिफ़ हैं। एक दिन उन्होंने फ़ोन पर बातचीत में बताया कि पंधारी दादा का जो बाज़ार था, यानी जहाँ उनकी गायकी के लोग भावक थे, वह गाज़ीपुर का इलाका था। ये मेरे लिए एक नया तथ्य था, क्योंकि आमतौर पर माना जाता है कि पंधारी दादा बनारस और बम्बई में अपना झंडा गाड़ते रहे हैं, लेकिन गाज़ीपुर भी उनके प्रशंसकों का एक बड़ा समूह रहा है। इसके बारे में लालजी सिंह यादव ही बताते हैं, और वे ये भी कहते हैं कि उनके कई फ़ोटोग्राफ्स उनके पास हैं जो दुर्लभ हैं, जो किसी और के पास नहीं हैं। लालजी सिंह यादव जी ने जिस तरीके से कई पीढ़ियों का बिरहा सुना है और बिरहा पर जो उनकी अपनी समझ है, वो जानने की ज़रूरत है, वो उससे सीखने की ज़रूरत है। किसी कला को, ख़ास तौर से लोक कला जिस पर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, उसके बारे में उनके द्वारा ज्ञात तथ्यों का काफ़ी उपयोग हो सकता है। और ये बहुत बड़ी बात है कि उनका दस्तावेजीकरण जब होगा तब ये लोगों की रुचियों और लोगों की समझदारी को मजबूत करने में बहुत काम आएगा। लालजी सिंह यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
और मैं आपसे प्रश्न करूंगा। अब सबसे पहले तो आपके बारे में ही मुझे जानना चाहिए कि आपका जन्म कब और कहाँ हुआ था और आपका बचपन कैसा था। मेरा जन्म गाजीपुर जिले में देवकली ब्लॉक तहसील सैदपुर ग्राम बेलसड़ी में हुआ था। और जब से होश हम लोगों ने संभाला, मनोरंजन के रूप में बिरहा का ही मतलब दर्शन हुआ। तो सबसे पहले तो जो बिरहा सुना था हमने, एक घर बना था हमारा गांव से बाहर थोड़ा पश्चिम तरफ, तो उसमें होम हुआ था। तो उसमें पंधारी दादा आए थे और बिरजू खलीफा। तो उस समय जनता बहुत जुटती थी, सब लोग लाठी लेकर आते थे, हजारों हजारों लोग थे। अब हम लोग तब 10 बरस के रहे होंगे उस समय। तो हमारे घर का कुछ ऐसा था कि पहलवान ज़्यादा थे हमारे पास, 5-6 पहलवान थे करीब करीब जिले स्तर के। तो हमारे एक भाई थे पहलवान, तो अपना उठे, सबका लाठी समेट करके एक जगह रख दी। कोई नहीं कहा कि हम नहीं देंगे। फिर इसके बाद बिरहा शुरू हुआ। बिरजू उस समय बहुत नए थे। अब पंधारी दादा कहीं सोए थे पड़ोस के घर में के पास में। तो एक वक्त दादा को बुलाया जाए तो दादा भी आए, टेरिया वगैरह सब गाँव के थे। लगा गाना होने, खूब चमक दमक के बिरजू गाए। लेकिन जब दादा गाते थे तो वो समझ बहुत ज़्यादा तो समझ में आता नहीं था हम लोगों को, लेकिन जनता एक एक शब्द पर उनके इतना हंसती थी, इतना मज़ा लोग लेते थे कि रात भर बिरहा हुआ। तो पहला प्रोग्राम था मेरे लिए। अच्छा, पंधारी दादा और बिरजू खलीफा का। तो दोनों ही कद्दावर गायक थे अपने दौर के। जी जी जी। और दोनों का ही जमाना था, दोनों को जमाने में याद भी किया जाता है। जी, उस समय बिरजू यादव इंटर पास थे जी। उस समय। जितने भी गायक रहे उतना कोई पढ़ा लिखा नहीं था। और वो जब गाते थे तो कहते थे कमे बड़ी कमंतरा की है, कमे छोटी कमंतरा की है। इतना साफ गाते थे जैसे आज लोग गाते हैं आजकल, लगता है कि जैसे कौवा उड़ा रहे हैं। वो भी है। और सड़क शरीफा हाँ, षटकोण में फर्के नहीं उनको पता होता है। वो सड़क से जाते हैं। हाँ हाँ, हंसी आती है सुन कि बताइए इनको ककहरे का भी ज्ञान नहीं है और ये गाना गा रहे हैं। तो हम लोग जब वहाँ पढ़ते थे बेलासी में, हमारे गांव स्कूल नहीं था, तो पड़ोस में बेलासी है, तो वहाँ जाते थे। तो वहाँ भी गांव में आ जाते थे। वो कुछ भी पढ़ता था तो बिरजू आ जाते थे, हमारे गांव में आ जाते, बगल वगल के गांव में भी आ जाते थे। तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान हुआ हम लोगों को। तो कहीं भी जब तक 26 बरस पर तो नौकरी मिली, कहीं भी गाना होता था तो हम लोग चले जाते थे। अच्छा, ये बताइए मुझे कि 10 वर्ष के थे जब आप सुने और 16 वर्ष वह समय है जब आप पढ़ाई लिखाई में मगन रहे बिल्कुल। तो पढ़ाई के साथ गाने का तालमेल कैसे बिठाया आप लोगों ने? ऐसा था ना कि रात में पढ़ते थे, ये हुआ कि अब यहाँ बिरहा होना है। तो उस दिन थोड़ा बहुत पढ़ ओढ़ करके नशा थी कि चलिए चला जाए। एक गोल बन गई थी ना 10-15 लोगों की, 4-5 किलोमीटर के अंदर कहीं भी होता था तो हम लोग चले जाते थे। और फिर रात भर सुनते थे। और जब वहाँ से लौटते थे, सब जगह गन्ना का खेत था, 4-5 गन्ना का ऊख भी हम लोग चूस लेते थे। तो वो कुछ आनंद अलग था। वो बिरहा का चलन उस समय अकेला ही बिरहा बचा हुआ था, जो विधा जो थी वो लोकप्रिय हो रही थी। बाकी तो सारी विधाएं लगभग धीरे धीरे कम होती गई या महंगी थी ज्यादा। बिरहा सबसे किफायती कला थी
हाँ जो हो जाती थी। जी जी जी। तो जब ये सफर शुरू हुआ तो जब आप जानने लायक हुए कि फलाने गायक, तो गाजीपुर में और कितने लोगों को आपने सुना? फिर इसके बाद वो निंदीपुर वाले रामधारी जी। एक आका बरस के बाद आए। दोपहर में बारात जैसे खिचड़ी नहीं खाती है, तो उसमें इतना बढ़िया गाना उन्होंने गाया है। एक हल्का सा गवैया था, एक की रही की बारात गई थी, तो वो तो नहीं चल पाया, लेकिन ये है कि वो इतना बढ़िया गाना गाए, लग रहा था कि आदमी के आंख से आंसू निकल जाएगा। मैंने रामधारी जी। हाँ, रामधारी जी। रामधारी जी का जमाना लोग बताते हैं कि इतना बड़ा था कि उनके सामने लोग उतनी हाइप पर जा नहीं पाते थे ना, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई तो यह एक तरह से मुहावरा या लोकोक्ति ही रह गई, माने लोक कथा बन के, दंत कथा बन के रह गई। आपने उनको देखा था? बिल्कुल। और कभी मिलने का वैसे मन हुआ कि मिला जाए उनसे? रामधारी से, रामधारी हमारे घर खुद आते थे, कोई भी प्रोग्राम पड़ जाता था या पड़ोस में कहीं गाना वाना आए तो आते थे पहले हमारे घर। फिर हंसी मजाक ये सब कुछ थे, एक आध लोग खानदान में, तो बड़ा हंसी मजाक करते थे। अच्छा। तो हम लोग बैठ के सुनते थे अपना। कैसे लगते थे रामधारी जी? वो नाटे से थे और रामदेव के बराबर ऊंचाई थी, लेकिन चेहरा मोड़ा थोड़ा अच्छा था और बड़ा मधुर आवाज़ थी। वो तो जब गाते थे खड़े होकर के, अब थोड़ा सा भी टेरिया अगर कम पड़ गया क्या, तो फिर ऐसे बैठ जाते थे और फिर इसके बाद इतना चढ़ा देते थे कि बहुत अच्छा लगता था उस समय। गाजीपुर में धीरे धीरे लोग आए, मैंने रामधारी जी वगैरह थे, सामू थे उधर आपके? सामू भी थे, सामू का भी मैंने सुना है। सामू सामू का भी गाना एक था, वो गाते थे कि गिरवरधारी नाचना, कृष्ण मुरारी नाचना। जब वंदना करने के बाद गाते थे तो गजब लगता था, एक अलग तरह का उनका था। उसके अलावा बिरजू खलीफा थे ही, हमारे सिमरत जी थे, ये सब लोग वो थे उस दौर में। सिमरत भी आते रहे हमारे परिवार में। तो कितनी बार सिमरत जी को आपने सुना होगा? वो तो बहुत बार सुने होंगे, 15-20 बार से कम नहीं सुने। जब मैं ललितपुर था 5 बरस, इसके बाद मिर्जापुर आया तो यहाँ भी जैसे बनारस में विराह होती है वैसे ही यहाँ भी विराह होती है। मिर्जापुर में जगह जगह, इस मंदिर वो मंदिर, वो मंदिर वो मंदिर, तो वहाँ भी रात में निकल लेते थे हम लोग। तो परिचय भी था तो मिलने भी जाते थे, यहाँ तक कि घर भी बुलाते थे कि आइए थोड़ा सा चाय पी लीजिए। तो जब आप बिल्कुल समझदार हो गए, नौकरी वगैरह करने लगे, 30-40 के आसपास चले आप जो है, तब समझदारी बिरहा का की समझदारी आपकी बढ़ी होगी और तब ये भी पता लगा होगा कि ये कितनी बड़ी कला है। तो हाँ। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उस हिसाब से वो जो समय आप बता रहे हैं सन 70 के आसपास जो है, जब आप सक्रिय रूप से बिरहा सुनने लगे 68 में, और उसके अलावा ये चीजें जो है आगे बढ़ी और 90 तक तो बहुत धुआंधार चली। ये 20 वर्ष का जो समय है, 20 वर्ष में आपको कितने बिरहियों की यादें हैं आपके पास? जैसे खास तौर से पंधारी दादा के बारे में बताना शुरू कीजिए। 70 से लेकर 90 पूछ रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ, कह रहा हूँ 70 से लेकर 90 का जो 20 वर्ष है वो स्वर्णिम युग था। उसके बाद तो रामदेव जी भी अपनी आवाज लगभग वो तेज खो रहे थे, बुल्लू जी भी खो रहे थे। 92-93 में बुल्लू और रामदेव जी का तो वही मिर्जापुर में सुना था। तो लेकिन वो जो जलवा था, हाँ तो जलवा था। तो मुझे बताइए कि पंधारी दादा से आपकी जो मुलाकात थी, कभी किस तरह की मुलाकात की थी? वो मिर्जापुर में मैं था तो एक बिल्डिंग बनवाना था मुझे, अरा कला, तो मैं ईंट खोजने गया, तो खोजते खोजते ये भट्ठा वो भट्ठा, ये भट्ठा वो भट्ठा, तो एक लोग बताया कि उधर यहाँ क्यों नहीं चले जा रहे हैं लाला नगर, पंधारी दादा के गांव पे। हमको पंधारी दादा, हम कहे यही क्या है? कहे हाँ यही क्या है। तो हम कहे यार हाँ अभी
तो कह रहे हाँ है। तो मैं ये सब छोड़ छाड़ करके ईंट फेंट वाला चीज़ छोड़ के मैं उनके पास चला गया। गया, पैर और छुआ, बैठाए, पूछे उछे कहाँ से हैं कैसे, तो मैंने बताया। कह अरे वही सब तो मेरा क्षेत्र था। फिर इसके बाद खाना वाना खाए, कैमरा लिए थे, फ़ोटो वोटो लिए हैं, फ़ोटो है नीचे। अच्छा। और फिर एक बार नहीं 15-20 बार मैं गया उनके यहाँ। जब उधर जाता था चले जाता था, तो बढ़िया से मिलते थे, थोड़ा पीते उते भी थे। हाँ, वो तो उनकी बड़ी कला थी। बिरजू जी भी थे वैसे और पंधारी जी भी थे। तो शराब, दहेज और जिन चीजों की खिलाफत बिरहा ने किया, उसी के शिकार भी हुए। नहीं ये पंधारी दा तो पी करके भी बहुत दिन जिंदा रहे, 100 के पार रहे। और बिरजू खलीफा तो 60-62 में, हमें लग रहा है कि 98 में मरे हैं। 2000 में। ना ये वो एक स्टोनो है ना उनके खानदान का। अभी सवेरे बात हुई थी कि मैं इलाहाबाद में था, तो 98 में ही मरे हैं। 97 98 कह रहे थे नहीं 98 में ही मरे। लेकिन उनके जो पुत्र हैं अरविंद यादव, वो कहते हैं कि 12 मई 2000 को उनका निधन हुआ, और तारीख यही बताई उन्होंने। हो सकता है वो भी हो। हाँ, उस समय वे लगभग जो बताए हैं तो 22 में स्टोनो है लिए उनके। ये मुझे ये बताइए कि जो पंधारी दादा थे, वो कैसा व्यवहार आपके साथ, क्या बातें होती थी आपको? मैं कहता था दादा कैसे सीखा आपने बिरहा, तो कहते थे कि कुछ पड़ा था हमारे घर, मैं बिरहिया लगा खोजने तो कोई मिला ही नहीं। लेकिन एक आदमी और बताया कि नहीं ये बात नहीं थी, बात ये थी किसी के साथ गा रहे थे तो उसने कहा जे पंधारी गैया भैंसिया चरावत तोरे बस कनाई है बिरहा उरहा गावत। तब इनको चिंता हुई तो गए विंध्याचल में। अब ये किसी की सुनी हुई बात नहीं है, मुझसे खुद उन्होंने कहा कि विंध्याचल में गया मैं, 7-8 दिन रहा वहाँ। एक पंडवा थे तो मैं लड़का था तो फेंक देते थे जिधर नरियलवा फोड़ा जाता है, कहते हैं लड़की, फेंक देते थे उधर। तो फिर वहाँ से हटे नहीं, तो कह रहे थे रात में ऐसे ही देवी जी का ऐसे कुछ हुआ दर्शन। कहे कह रे तू कहे है जब परेशान कैले हुए, तो कहे का चाहते हो तू? कहत हुआ हम पढ़ल लिखल नहीं, हम बिरहा चाहते हैं कि हम गाई, अब पढ़ले ना आई। तो कहले जो जोन कहबे तो बिरहा हो जाए। ये बात उन्होंने बताया था हमसे। अच्छा। हाँ वो बहुत आंसू कवि थे, तुरंत विरहा बनाते थे, उनका बरजस्ता बहुत पसंद था, पलट देते थे लोगों की, हाँ लोगों का विरहा। तो इसके ऊपर कभी बातचीत हुई कि काहे वो कैसे तो आशीर्वाद था देवी जी का। वो जब मंच पर चढ़ जाते कभी जब लगा होगा कि मैं चढ़ता था तो फिर गाता था, और सवेरे जब बंद करता था तो बंद हो जाता था। फिर कोई कह दे कि और गाइए तो कह मैं ना सरस्वती जी गई ली। तो क्या मनोलोक का ये चमत्कार था या आप देवी जी को मानते हैं? देखिए मैं तो बहुत ज्यादा नहीं मानता हूँ, लेकिन इस बात से मैं विवश हूँ कि नहीं सही में ये होता है। एक लाग लगाओ तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ इतना नजदीक जितना आप पंधारी जी के गए, उतना नजदीक और किस गायक के पास जाने का मौका मिला? सिमरत जी के। अच्छा। पंधारी जी की कुछ ऐसी बातें बताइए जो लोगों को पता ही ना हो। अब ये था कहते थे मैं बम्बई जाता हूँ, वहाँ बैठता हूँ तो लोग आते हैं पैर छूते हैं पैसा देते हैं।
लेकिन जब मैं चलता हूँ तो पैसा बड़ा कम बचता है, लोग ले लेते हैं। अरे कैसे काहे क्या अरे करके ले लेते हैं? अरे उसी में कि ला दादा इतना भल उतना भल, ये अच्छा कुछ कम अपना दे देते हैं। अच्छा, मैंने उनकी जो उसके लिए गए पंडारी दादा तो बहुत खुशहाल जिंदगी जी की है। हाँ बहुत खुश है, हैं? बहुत खुश है। मैंने कहीं से भी दुखी नहीं थे और आखिर एक लंबी उम्र जो है उतनी उम्र तो मुझे लगता है कि कम ही लोगों को मिली, किसी को नहीं मिली। 100 के पार जिए थे। तो 1 फरवरी 2001 को एक हमारे चचेरे भाई दरोगा जी की मम्मी मरी थी, 13 थी, तो मैं दूधी में था सोनभद्र में। तो रात के आया, ये मिर्जापुर रुका, फिर ये हुआ कि अब सवेरे चलूँगा, ले चलूँगा उनको, पता नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो वहाँ एक मास्टर साहब थे अंग्रेजी के, लेक्चरर थे, सूरदास थे। तो कहा जय साहब आप जाएंगे तो जरूर हो जाएंगे। और रोज हाल चाल होता था तो मैं बताता था सब कुछ। कहे आप जाएंगे तो जरूर तैयार हो जाएंगे। तो मैं गया, कहा तो बस तुरंत कहे हाँ हाँ चलेंगे। तो लड़का अपना दाढ़ी वाड़ी बनाया, खड़े तो नहीं हो पा रहे थे। फिर इसके बाद तैयार हुए, अब फिर उसी गांव के एक जीप मिल गई तो अपना उसी में बैठाए। एक आदमी और उनके खानदान का हो गया, एक उनका लड़का जो लल्लू नहीं वो छोटा वाला है, राम क्या बोलते हैं? राम शिरोमण, राम शिरोमण तो वो था। तो आए इधर और आई के आगे, तो हमने कहा अरे कुछ चाहिए? तो कहा हाँ कहाँ बा है? अच्छा कटका, कटका पर 2-3 पाउच लिया मैंने। जब दिया तो फिर लगाए, फिर कहा गाना बजता था उसमें जीप में, तब लगे। बढ़िया देखने लायक था उस समय चेहरा। यादव जी लोग शराब को तो ऐसे पीते हैं जैसे पानी पीते हैं, और ज्यादातर ये कुरीति जो है इतनी ज्यादा हावी है कि मत पूछिए। 80% लोग इसके शिकार हैं। पन्नियों का कारोबार जो है, जो हमारा बहुजन समाज है, उसी के कंधे पर है, उसी के जेब से पैसा जाता है। पन्नियों का कारखाना भी चलता है, पन्नियों से जुड़े हुए लोग भी मालामाल हैं, लेकिन वे बेचारे पी के एकदम बर्बाद हैं। लेकिन जब कभी हम बात करते हैं इस तरह की चीजों पर, तो लोग बड़ा बुरा मानते हैं कि इतने महान गायक को आपने पियक्कड़ बता दिया, ये तो बदनामी है। आप मुझे बताइए कि शराब पीना किसी भी तरीके से अगर वो लत शुरू हुई तो कला में क्या वो आता होगा? जैसे आप पंधारी दादा को एक समय में 70 के आसपास देखे, और फिर बाद में आप 2001 के बाद ले भी गए उनको गांव में। मैं तो देखा था 95-95 बरस की इस ना। बीच में पंधारी दादा के व्यवहार में और उनकी गायकी में कुछ फर्क क्या आपने महसूस किया? वो समय तो वो बाद में तब प्रोग्राम गाते नहीं थे, वो बम्बई जाकर के अपना हो रहा है कहीं तो अपना मंच पर बैठते थे, लोग आते थे, अपना जो कुछ देते थे उनको अपना वही प्राप्त करते थे। तो वहाँ जब मैं ले गया था ना तेरही में, तो ये हुआ कि दादा कुछ गाएंगे, खांसी तो आ रही थी बहुत तेज। 1 फरवरी था तो कुछ जाड़ा थी उस समय भी। तो वही याद है मुझे कि वो सिमुरत भी थे, दुर्जन भी थे, विश्वनाथ जी भी थे, तो उसी पर अपना गाए उसी मंच पर। माई तोरे कमवा में आइल पनधारी, माई तोरे कमवा में आइल पनधारी। तो इसी को इन लोगों के टेरिया थे तो बड़ा अच्छा उठा लिया। हाँ उठा लेते थे। तो सिमरत जी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताइए जो केवल आप ही जानते हैं। ये था कि हम लोगों के यहाँ तो ये हुआ कि कोई लड़का भी जाके कह दिया, कोई भी कह दिया कि आइएगा उस दिन, तो आते थे। जो कुछ इनाम उनाम में मिल गया। देखिए आप और जब
बंद होने के बाद ये होता था कुछ और दे जाते, कदर नहीं, कुछ नहीं, झटक देते थे, कदर नहीं। आपसे बातचीत का एक बड़ी वजह जो है ये है कि मैं उन तमाम सारे लोगों के बारे में आपकी जबान से और आपकी निगाह से जो आपने देखा उनको, किसी भी गायक को अलग तरीके से, मैं चाहता हूं कि उनके संस्मरण जो कि दुर्लभ है, जो आमतौर पर लोगों के पास नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक दो बार देखा, लेकिन आपने कई लोगों को बहुत बार देखा। लंबे समय तक जब आप नौकरी में रहे तो बनारस या उसके आसपास बिरहा जब भी होता था आप उसमें शामिल होते थे। तो उन गायकों के बारे में मसलन मैं आपको अब पूछना चाहता हूँ कि बनारस में हीरालाल जी को भी आपने सुना, पारस जी को भी सुना होगा, राम खिलौन पुजारी को भी सुना आपने? नहीं, उनको नहीं सुना। रामदेव जी को सुना? खूब खूब। तो इन लोगों के बारे में हमारा जब शादी हुआ, तिलक था गांव पर, तो दरोगा जी थे तो उसी में बुलाए थे बुल्लू को, रामदेव को। तो गाना वाना हुआ रात को, बढ़िया गाना हुआ। फिर जब गाना बंद हुआ तो बुल्लू जी से और लोग जैसे परिवार के लोग हालचाल करने लगे, तो जितना बिरहा में नहीं मजा आया उससे कई गुना मजा तो उनके बातों में आता था। अच्छा। हाँ, लोग यहाँ तक कहने लगे अरे बिरहावा से बढ़िया तो बतिया में मजा आवत है। बुल्लू जी, काशी जी भी थे वहाँ? हाँ, वो भी थे। तो दरोगा जी अपना कहे जे अरे कुछ है जो देवर के काशी को देगा। अच्छा, वो खुद नहीं रखते थे? नहीं, उनके मालिक वही थे काशिया जी, वैसे तो उस बात से तो ही लगा। हाँ, ने वो पूरा व्यवस्था तो उन्हीं के हाथ में रहती थी। और बुल्लू जी गायकी को केवल समर्पित थे। मुझे लगता है कि शायद पैसे के प्रति इतना निष्प्रिय व्यक्ति दूसरा कोई नहीं मिलेगा। वैसे सिमूरत भी थे हमारे समझ से, बीरबी जी भी थे वैसे ही। और पंधारी दादा के समय में तो वैसा जमाना ही था, पैसा रुपया तो क्या था, वो तो जो लोग बुलाते थे प्रेम में भी चले जाते थे। आपने सबसे यादगार जो मुकाबला बिरहे का है, कांटे का, वो कब सुना था और कहाँ सुना था? एक बार सिमूरत जी करहा दिलाए थे नेवादा में, तो मैं इंटर का परीक्षा और इच्छा दे करके ऐसे ही चला गया था वहाँ। मेरा ननिहाल है पौटा में, वही सटा है पौटा। ये हुआ कि चल के निमंत्रण भी करना है, बिरहा भी सुनना है, तो आए। तो रामदेव जी बिरहा गा रहे थे, अब बुल्लू जी अभी नहीं आए थे। तो रामदेव जी गा रहे थे तो फिर वो आए, तो हुआ कि आ गए, पब्लिक खड़ी हो गई। फिर हुआ कि जाएंगे अब जलपान वलपान करने, तो फिर हुआ कि जा रहे हैं। फिर जब जलपान करके आए तो फिर इसके बाद ये हुआ कि आ गए, फिर खड़ा था रामदेव जी ने कहा ला आएगी ना तो गावा। तो फिर अपना ये उठे, तो कहे किसी इंसान को थोड़ा लेट हो जाए तो इतना ज्यादा गुस्सा है, इतना ज्यादा गुस्सा। अब रात भर समझिए कि इतना कटी कटा गाना हुआ, इतना कटी कटा गाना हुआ, सवेरे तक हुआ बुल्लू जी से और रामदेव जी से। बुल्लू बहुत मजाकिया अंदाज में जब चीजें करते थे तो बोलते थे तो छीलते थे अपने तरीके। हाँ, वो कह दिए थे वहाँ ने, अरे वो बिना खेत वाला नहीं रहे। तो यो नाराज हो कहें कि हाँ तोरिया घरे से आवल हमन के ने तो खायल जला ने। बहुत सारी बातें होती थी बहुत। फिर सवेरे रामदेव जी आ गए, क्या बुल्लू भैया, लगता था कुछ हुआ ही नहीं है। अरे मैंने सुना है कि इलाहाबाद के रामाधार खलीफा और पंधारी दादा ये माने मंच पर होते थे तो एक दूसरे को फाड़ के खा जाने की मुद्रा में होते थे। कभी कभी तो करतलिया फेंक के एक दूसरे से जो है
लड़ते थे। लेकिन सवेरे पता लगा कि उनमें कुछ हुआ ही नहीं है। और पता लगा कि कुछ लोग कहते थे कि पंधारी दादा का खपड़ा छाने के लिए रामधार आ गए हैं, 4 दिन यहीं रह रहे हैं, 10 दिन रह रहे हैं। हाँ, ये भी हमने भी सुना। पंधारी दादा उधर चले जा रहे हैं, उनकी मड़ई उठा रहे हैं। तो ये प्रेम भाव भी था। वो सब कुछ परफॉर्मेंस का झगड़ा दिखता था। पब्लिक में बदनामी ना हो, इसका बड़ा लोग ख्याल करते थे। लेकिन यह है कि पब्लिक को काफी बांधने का जो हुनर उन लोगों ने बनाया था, हिकमतें जो बनाई थी, पब्लिक हटती कहाँ थी। सवेरे रात भर सुनने के बाद भी सवेरे कहती थी एक और हो जाए, एक और हो जाए। अच्छा, ये बताइए कि गाजीपुर से आपका सक्रिय रूप से नाता कब कम हुआ? कब आप बनारस और आज में दूसरे जिलों में? 84 में नौकरी मिली तो मैं ललितपुर गया, 5 बरस वहाँ रहा। तो थोड़ा अब उधर बिरहा उरहा तो नहीं, रेडियो से हीरा जी का आता था जो, नहीं आकाशवाणी, थोड़ा सा आता था। लेकिन बड़ा मुझे निराशा होती थी, बिरहा नहीं सुनने को मिल रहा है। तो जब वहाँ से मैं मिर्जापुर आया तो यहाँ तो हर चौराहे हर मंदिर पर बिरहा होती थी, जैसे बनारस में होता था। तो टेप रिकॉर्ड खरीदे, 250-300 कैसेट खरीदे थे। अपना काम भी कर रहे हैं, अपना धीरे से लगा के अपना सुन भी रहे हैं। कैसेटवा कहाँ गया? कैसेटवा अब तो पुराना हो गया, सब फेंक दिए। और वो अब इसमें सब आने लगा है। तो हमने कहा अब जरूरत नहीं है उसकी, पुराना हो गया था ना। ये मुझे बताइए, हीरालाल जी से कभी मिले? मैं उनसे परिचय नहीं है, लेकिन बैठ के गाना उनका सुना हूँ। अच्छा। पारस जी से? पारस जी का सरौली में गाना था रामदेव जी से दोपहर में। तो खिचड़ी उचड़ी के लिए नहीं बारात रुकी थी, तो उसमें सुना था दोनों लोगों का। जैसे पहले के जो गायक थे, आपने तो देखा पुरनिया बहुत सारे गायक आपके उसमें थे। बाद की पीढ़ी में थोड़ा फूहड़ किस्म के गायक आए, तो उनके गाने को सुनने जाते हैं आप कभी? नहीं, अब नहीं जाते हैं। जैसे कब से आपको लगा कि बिगड़ने लगा मौसम? बिगड़ने लगा जब रामदेव जी का या बुल्लू जी का ये सब निधन हुआ है, 93, 94, 95, 96 में। तो ये रहा कि अब उन लोगों जैसा गायक अब नहीं है। अभी जो पुराना वैभव है बिरहा का, अब वो बीते जमाने की बात हो गई, उस पर चर्चा लगभग नहीं होती है। नए नए तथाकथित सम्राट और सुल्तान और ये और वो तमाम सारे लोग पैदा हुए। अब वो अपने मैनरिज्म को भुना रहे हैं, वो अपने जो ग्लैमर को भुना रहे हैं, और उनके पास गायकी नहीं है। ऐसे में क्या लगता है आपको कि बिरहा आने वाले समय में कुछ उसका नाम लेवा रहेंगे, बचे रहेंगे? जबकि लड़कियां बिरहा के नाम पर नाच रही हैं मंचों पर, लड़के भी नाच रहे हैं, और एक से एक अश्लील हफ्तियां और बातें कह रहे हैं। ऐसे में इस कला का क्या भविष्य दिखता है आपको? वह समय के अनुसार सब बदलता है। अब ऐसा जनरेशन चाह ही रहा है कि लोग नाचें। आजकल के जो नई नई धुनें हैं, तर्ज हैं, वही सब गावे। अब सुनना लोग चाहते हैं तो लोग वैसा ही गाते हैं लोग। तो उन्हीं लोगों को बुलाते हैं। अब पुराने लोगों को तो हमारे समझ से पुराने हिसाब का गाना नहीं सुनना चाहते हैं आजकल की जो जनरेशन है। तो क्या बचेगा ये सब कुछ? ये बचेगा नहीं, लेकिन ये है जो अब ऐसे ही चलेगा। नए नए धुन रखें लोग, गायक और कवि जी लोग दोनों लोग मिल करके कि क्या पसंद कर रहा है जमाना, उसके हिसाब से गावे। क्या ऐसा आपको लगता है कि बिरहा ने पुराने जमाने में कोई सामाजिक भूमिका निभाई थी? ऐसा है कि मैं न रामायण पढ़ा न कभी
महाभारत पढ़ा, जितना भी बिरहा मैंने सुना, एक मेरे में है कि उसका परिणाम क्या होता है, क्या गलती उसने कर दिया, अगर वो नहीं किया होता तो अच्छा परिणाम निकलता, वो सब चीज़ें मेरे में खट दे आ जाती है। और उसके उसी वही समझिए, वही हमारा मार्गदर्शक है, या चाहे जो कुछ कह लीजिए। मैंने सामाजिक चेतना हाँ, का हाँ, एक हाँ, योगदान है उसका। हाँ, बिल्कुल। किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कहाँ पर यह है कि बहुत ज़्यादा कहीं अति न कर दिया जाए, उसमें सब सारे कांड जो हैं वो तो उसका यही सब निष्कर्ष निकलता है ना। मैंने अब सामाजिक भूमिका अब खत्म हो गई उसकी? नहीं है, क्यों नहीं है अब तो बहुत ज़्यादा है। जैसे अब देश पर जिस तरह के संकट हैं फिलहाल, उसमें तो भूमिका बड़ी होनी चाहिए उसकी। हाँ, लेकिन नहीं बन रही है। नहीं बन रही है। एक विधा के रूप में इसका जितना विस्तार है, जितने इसमें लोग हैं, जितना एक से एक विशेषताओं वाले लोग हैं, उस तरीके से कोई इसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ। नहीं, क्या डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जो आप कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इसमें बताइए तो हम भी सहयोग करें, ये तो होना चाहिए। सहयोग लोगों को अपने से करना चाहिए। मैं लोगों से अपने से ही अपील करता हूँ कि स्वयं सोचें और कुछ हमें बताएंगे तो उस बताने वाला जो मसला है वो तो थोड़ा दूसरी तरह की बातें हो जाती है। ठीक है, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि मुझसे बताइए, कुछ तो हिंट करिएगा। तो मैं ये आखिरी प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ कि ये जो इतना आपने बताया, अभी कैमरे पर पहली बार संभवतः आप बात कर रहे हैं, हाँ। तो इसलिए थोड़ा हेजिटेशन भी है और वो स्मृतियां खुल नहीं पाई, लेकिन मुझे लगता है अगर आप उसको नोट करेंगे तो बहुत सी चीजें नोट कर लेंगे। जी, जी, जी। तो क्या आपको लगता है कि आपने इतने समय को देखा, अपने तरीके से देखा, कितने लोगों से मिले, इतना सुना, वही नोट कर लेना चाहिए? कभी नोट करने का मतलब समझ आता है कि उसको दर्ज किया जाना चाहिए इतिहास के रूप में। ये सब तो हर समय का नोट होना चाहिए, शुरू से लेके, लेकिन आपने भी उठाया है बहुत समय बीत जाने के बाद। जैसे हाँ, वो बात सही है और एक लंबा अरसा, लेकिन अब उसका संकट एक यही है कि सीधे सीधे तथ्य नहीं मिलेंगे। हीरालाल जी अगर इस समय होते तो शायद उनसे हम बहुत सारी चीजें जी, जी, पूछते, रामदेव जी होते तो बहुत सारी घटनाएं, या जितने भी बड़े गायकों का नाम हम लेते हैं उनसे पूछते, जो लोग जीवित हैं उनसे हमने पूछा जरूर, लेकिन थोड़ा और पहले होता। पहले वो बात नहीं थी, अब हुआ है, देर आए दुरुस्त आए। मैं समझता हूँ कि तथ्यों की जो माने स्थिति है वो बहुत बिखरी हुई है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है। अगर बहुत सारे लोग अपनी अपनी स्मृतियों से उन तथ्यों को जुटा के दें तो एक पाठ तैयार हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, बिल्कुल। और ये पाठ जो है इस विधा की पुनर्जीवन के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और बीच बीच में आपको जब भी याद आएगा जी, तो आप उसको नोट कीजिए और फिर कभी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि दूसरे के स्मृति और दूसरे की याददाश्त से किसी और के बारे में सुनना, और वो धुरंधर लोग जो अब इतिहास की धरोहर बन चुके हैं, उनके बारे में सुनना एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन इतना जरूर मैं कहूँगा कि जो भी जहाँ भी जिस भी रूप में बिरहा की स्मृतियां रखता है, अगर वो कुछ भी एक छोटी सी टिप्पणी या लेख के बारे में के रूप में दर्ज करेगा तो एक बड़ा काम होगा। नमस्कार।